Hello everyone, welcome to my channel E-Lesson for You. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में कारक चिन्ह या विभक्ति का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इस परिभाषा से तत्पुरुष समास के बारे में तीन मुख्य बातें हमें पता चलती हैं। सबसे पहली तो यह है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी यह है कि तत्पुरुष समास में पहला पद संज्ञा होता है और वह गौण होता है। और तीसरी यह है कि इसका समास बनाते समय दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को समास के पहले वीडियो में बताया था कि समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द यानी समस्त पद बनता है उसके दो भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद समस्त पद का पहला शब्द होता है और उत्तर पद दूसरा शब्द होता है। जब समस्त पद में उत्तर पद अर्थात बाद वाले शब्द को प्रधानता दी जाती है और बनने वाले नए समस्त पद में या सामासिक शब्द में कारक चिन्हों का लोप हो जाए तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हिंदी में कारक और उनके चिन्ह कहलाते हैं वही संस्कृत में विभक्ति और उनके परसर्ग कहलाते हैं। अगर एग्जाम में कहीं कारक की जगह विभक्ति और चिन्ह की जगह परसर्ग शब्द का प्रयोग हो तो आप परेशानी होना, ये एक ही होते हैं। कारक संस्कृत में विभक्ति होते हैं और हिंदी में जो कारक के चिन्ह होते हैं संस्कृत में उन्हें परसर्ग कहा जाता है। अब आइए एक नजर इन कारक चिन्हों पर मार लेते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता। इसका चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान से। यहाँ पे अपादान का ये से अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, वह, हाय, अरे आदि और भी कोई संबोधन सूचक शब्द होते हैं वो इसके चिन्ह होते हैं। अब क्योंकि तत्पुरुष समास में समस्त पद या समास बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसलिए कारक या परसर्गों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के प्रकारों के नाम रखे गए हैं। अर्थात तत्पुरुष समास के जिस विभक्ति या कारक का लोप होता है वही तत्पुरुष समास के भेद का नाम मान लिया जाता है या वही तत्पुरुष समास का भेद मान लिया जाता है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कारक तो 8 होते हैं तो भेद 6 क्यों होते हैं? क्योंकि समास में, इस समास में, तत्पुरुष समास में कर्ता तथा संबोधन कारक के चिन्हों को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि उनके आधार पर समास के भेद नहीं लिए गए हैं, तो इसलिए 6 ही भेद होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम तत्पुरुष समास के सबसे पहले भेद कर्म तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कर्म का कारक चिन्ह होता है को, तो कर्म तत्पुरुष समास बनाते समय इस को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब इसके लिए हम जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं तो इस परसर्ग का प्रयोग करते हैं या कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले ही उदाहरण में है यश को प्राप्त। इस उदाहरण में कर्म कारक की चिन्ह को का प्रयोग किया गया है और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसका लोप हो जाएगा और को का लोप होने पर इसका समस्त पद बनेगा यश प्राप्त। इसी तरह यदि हम इस समस्त पद यश प्राप्त का समास विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर कर्म कारक के परसर्ग का प्रयोग होगा और समास विग्रह बनेगा यश को प्राप्त। इसी तरह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है ग्राम को गया हुआ। इसका समस्त पद बनेगा ग्रामगत और इसका समास विग्रह अगर करने के लिए आ जाए तो वो हो जाएगा ग्राम को गया हुआ। अगला उदाहरण है गगन को चूमने वाला। यहाँ पर भी को परसर्ग का लोप हो जाएगा और इसका समस्त पद बनेगा गगन चुंबी।
अगला उदाहरण है स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर भी को परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा स्वर्ग प्राप्त। और अगला उदाहरण है जेब को कतरने वाला। यहाँ पर भी को परसर्ग का लोप हो जाकर इसका समस्त पद बनेगा जेब कतरा। अब इसके अगले भेद करण तत्पुरुष के बारे में जान लेते हैं। करण कारक का चिन्ह से और के द्वारा होता है, अतः इस समास में इन चिन्हों का लोप हो जाता है जब भी हम समस्त पद बनाते हैं। इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पर द्वारा इसका कारक चिन्ह है करण तत्पुरुष का, इसका लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा तुलसी कृत। अगला उदाहरण है शोक से आकिल। तो से भी इसका करण तत्पुरुष का कारक चिन्ह है, तो इसका लोप हो जाएगा और इसका समस्त पद बनेगा शोकाकुल। जन्म से अंधा या अंधी। तो यहाँ पर भी से परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा जन्मांध। बाढ़ से पीड़ित। यहाँ पर भी से परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा बाढ़ पीड़ित। यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात यह है कि से जो परसर्ग होता है ये जिससे क्रिया हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर कोई क्रिया हो रही हो किसी के द्वारा वहां पर इस करण तत्पुरुष के से परसर्ग का प्रयोग होता है। अब तत्पुरुष समास का अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है के लिए। अब जब हम इससे समस्त पद बनाते हैं तो इस परसर्ग का या इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला ही उदाहरण है रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर के लिए परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा रसोई घर। देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर भी के लिए परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा देशभक्ति। गो के लिए शाला, गौशाला। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी। और इसी तरह इन समस्त पदों को यदि हमें समास विग्रह करना हो तो इनका समास विग्रह इस तरह होगा जैसे ये लेफ्ट साइड वाले दिए हुए हैं। रसोई घर का रसोई के लिए घर, देशभक्ति का देश के लिए भक्ति, गौशाला का गो के लिए शाला, सत्याग्रह का सत्या के लिए आग्रह और मालगाड़ी का माल के लिए गाड़ी। यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि के लिए संप्रदान तत्पुरुष का जो परसर्ग है यह किसी को कुछ देने के अर्थ में प्रयोग होता है। अब इसका अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है से। अब यहाँ पर यह से परसर्ग अलग होने, तुलना करने, डरने और लजाने के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण है रोग से मुक्त। तो यहाँ पर से परसर्ग हट जाएगा और रोग मुक्त बन जाएगा। अब देखिए ये से परसर्ग अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, यानी कि रोग से अलग हो रहे हैं, उससे मुक्त हो रहे हैं। इसका अगला उदाहरण है चरित्र से हीन। से परसर्ग का लोप होने पर समस्त पद बनेगा चरित्रहीन। देश से निकाला, देश निकाला। प्रदूषण से रहित, प्रदूषण रहित। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब तत्पुरुष समास का अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के कारक चिन्ह या परसर्ग हैं का, के, की। और जब हम इनसे समस्त पद बनाते हैं तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इनके उदाहरण देख लेते हैं। सेना का पति, यहाँ पर का परसर्ग का लोप हो गया और समस्त पद बना सेनापति। राजा की आज्ञा, की परसर्ग का लोप हो जाएगा और समस्त पद बनेगा राजाज्ञा। देश का प्रेमी, देश प्रेमी। गंगा का जल, गंगा जल। हरि की भक्ति, हरि भक्ति। भारत का रत्न, भारत रत्न। अब तत्पुरुष समास का अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के कारक चिन्ह या परसर्ग हैं में, पर। इन दोनों का समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है। इसके उदाहरण हैं घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो यहाँ पर परसर्ग का लोप हो गया है। जल में मग्न, जलमग्न। में का लोप हो गया। आप पर बीती, आप बीती। पर का लोप हो गया। दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा। सर में दर्द, सर दर्द। अब तत्पुरुष समास को पहचानने की
ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें है, इस समास के उत्तर पद को प्रश्न की तरह प्रयोग करने पर पूर्व पद इसका आंसर होगा। सभी समासों के बीच में तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक है कि इस समास के उत्तर पद को यदि प्रश्न की तरह प्रयोग किया जाए और इस प्रश्न का उत्तर इसका पूर्व पद हो तो यह हमारा तत्पुरुष समास होगा। यानी कि इस समस्त पद के उत्तर पद में प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, और इसका आंसर अगर पहला पद आ जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय विभक्ति या कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर समस्त पद है संकट मुक्त, अब इसका उत्तर पद है मुक्त, और इस उत्तर पद के साथ प्रश्न सूचक शब्द लगाने पर प्रश्न बना किससे मुक्त, तो यह हमारा उत्तर पद है किससे मुक्त, तो इसका उत्तर आया संकट से। तो अब यहाँ पर संकट क्या है, इस समस्त पद का पूर्व पद है। अब देखिए, अगर उत्तर पद में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाने पर उत्तर या आंसर प्रथम पद आता है तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। अब हमें यह देखना है कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो जो हमारा उत्तर आया उसमें जो भी हमारी विभक्ति लगी हो वही हमारा समास होता है। अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पे से विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखना है कि ये से किस कारक का है, करण कारक का या अपादान कारक का, क्योंकि दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अलग होने के अर्थ में इसका बोध हो रहा है, अर्थात संकट से अलग हो गए, मुक्त हो गए, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसी आधार पर इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हस्त से लिखित। इसमें हमारा उत्तर पद है लिखित। अब इसको हम प्रश्न सूचक शब्द के साथ रखकर प्रश्न बना लेते हैं, किससे लिखित, इसका उत्तर आया हस्त से, यानी कि इसका उत्तर इस समस्त पद का पूर्व पद ही है, तो हस्त से लिखित। अब यहाँ पर भी से है। अब हमें यह देखना है कि ये से कौन से कारक का चिन्ह है। और यहाँ पर यह से हमारा करण कारक का होगा, क्योंकि इस करण कारक में जो से है वो किसी क्रिया के होने के अर्थ में प्रयोग होता है, कि उससे कोई क्रिया हो रही है, वहां पर इस से का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यह करण कारक का तत्पुरुष समास होगा, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एग्जाम में हमें तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करनी है, या तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है इसकी पहचान कैसे करनी है। इसके साथ ही कुछ और उदाहरण है, जैसे जेब कतरा, स्नान घर, धर्म भ्रष्ट, गौशाला, तुलसीकृत, ईश्वर प्रदत्त, सेनापति, गंगा जल, प्रेम मग्न, दही बड़ा। आप लोग इन सभी को प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप लोग प्रश्न बनाइएगा उत्तर पद के, और पूर्व पद से आंसर से जो भी विभक्ति चिन्ह आप लोगों को मिले उससे तत्पुरुष समास के भेद की पहचान कीजिएगा। इस तरह प्रैक्टिस करके आप लोगों को तत्पुरुष समास की पहचान करनी आ जाएगी। अब इन सब के अलावा तत्पुरुष समास का एक भेद और होता है, न्य तत्पुरुष समास। वैसे तो यह संस्कृत में प्रयोग होता है ये भेद, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है या इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्य तत्पुरुष समास में जब पूर्व पद में नकारात्मक भाव व्यक्त करने के लिए न अथवा अ जोड़ा जाता है तो वहां पर न्य तत्पुरुष समास होता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि न तत्पुरुष समास में अ कब आता है और न कब आता है। जब उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ हो तो समास बनाते समय न के स्थान पर अ हो जाता है, और जब उत्तर पद स्वर से आरंभ हो तो न के स्थान पर अन्न हो जाता है। यहाँ पर हमें एक बात मुख्य पता चलती है कि इसमें उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, क्योंकि पूर्व पद क्या होगा, यह उत्तर पद के
प्रथम शब्द अक्षर से ही पता चलता है। फिर है समास विग्रह करने पर पूर्व पद में न होता है, यानी कि जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में न ही आएगा, भले ही समासिक पद बनाते समय न, अ या अन आए। इसे भी उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है न सत्य। न सत्य का समस्त पद बनेगा असत्य। क्यों? क्योंकि सा एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले यदि न आता है तो न अ में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए न सत्य से बनेगा असत्य। इसी तरह न चेतन, अब च भी यहाँ पर व्यंजन है तो च न अ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर इसका समस्त पद बनेगा अचेतन। इसी तरह न उत्साह, यहाँ पर उत्साह में उ एक स्वर है तो न अन्न में परिवर्तित हो जाएगा और अन्न को उत्साह के साथ जोड़ेंगे तो इसका सामासिक पद बनेगा अनुत्साह। इसी तरह न आस्था में आ एक स्वर है तो न अन्न में परिवर्तित हो जाएगा और अन्न को आस्था के साथ जोड़ेंगे तो सामासिक पद बनेगा अनास्था। इसी तरह न इच्छा, न इच्छा में भी ई एक स्वर है तो न अन्न में परिवर्तित हो जाएगा और अन्न को इच्छा के साथ जोड़ेंगे तो समस्त पद बनेगा अनिच्छा। इसी तरह अगला उदाहरण है न धीर, यहाँ पे ध एक व्यंजन है तो न अ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ समस्त पद बनेगा अधीर। अगला उदाहरण है न अर्थ, यहाँ पे अर्थ में अ एक स्वर है तो न अन्न में परिवर्तित हो जाएगा और अर्थ के साथ जुड़कर यहाँ पर समस्त पद बनेगा अनर्थ। इसी तरह नामर, माँ एक व्यंजन है और क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो न आ में परिवर्तित हो जाएगा और मर के साथ जुड़कर यह बनेगा अमर समस्त पद। उम्मीद है आप लोगों को तत्पुरुष समास के सभी भेद समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनसे संबंधित और कोई प्रश्न है या कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी हिंदी के किसी और प्रकरण के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।